यहाँ पर हम बात करें विरासत का संरक्षण, जैसे राजस्थान में विरासत का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। भारतवर्ष के मानचित्र पर राजस्थान प्रदेश राजनीतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह संस्कारों एवं पवित्र रिश्तों का प्रदेश है। यहाँ की समृद्ध विरासत का एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के राजाओं, सामंतों, सेठ साहूकारों और प्रबुद्ध नागरिकों ने समय समय पर जिन महलों, किलों, हवेलियों, छतरियों, झीलों, बावड़ियों, स्तंभों और स्मारकों आदि का निर्माण करवाया था, वो स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत एवं बेजोड़ हैं। राजस्थान की समृद्ध धरोहर है, इसको देखकर उस समय के तकनीकी, कला एवं विज्ञान के उच्च स्तर का पता चलता है। इसलिए राजस्थान धरोहरों का प्रदेश है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में प्रमुख रूप से दो पक्ष हैं, प्रथम साहित्य और दूसरा कला। साहित्य की हम बात करें, राजस्थान में साहित्य संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा में लिखा जान पड़ता है और पूर्व मध्य युग यानी 700 से 1000 ईसा पूर्व अप्रभंश अप्रभंश यहाँ पर भाषा के विकास के कारण इसमें साहित्य लिखा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राकृतिक भाषा से डिंगल और डिंगल से गुजराती और मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ है। संस्कृत से पिंगल, इससे वज्र एवं खड़ी हिंदी का यहाँ पर विकास हुआ है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा मरु भाषा है और मरु भाषा को यहाँ पर मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चतुर्वेदी ने डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने राजस्थान भाषा के लिए बिंडल और मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबले मालाग में मरु, गुर्जर, लाट और मालवा प्रदेश की शाखाओं का यहाँ पर उल्लेख किया है। जैन कवियों के ग्रंथों की भाषा भी यहाँ पर मरु भाषा है। राजस्थानी साहित्य की हम बात करें, जैसे कि राजस्थानी साहित्य समृद्ध साहित्य है जिसके अंतर्गत रचना की दृष्टि से विविधता है। यही राजस्थान की विरासत है। राजस्थानी संपूर्ण राजस्थान की भाषा नहीं रही है। इसकी कृतियों को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। चारण साहित्य की कृतियां, जैन साहित्य की कृतियां, संत साहित्य की कृतियां और लोक साहित्य की कृतियां। जैसे चारण साहित्य राजस्थानी भाषा का सबसे सुदृढ़ साहित्य है और चारण कवियों ने इसका लेखन किया है। यह साहित्य वीर रस से उत्प्रेष है और यह साहित्य प्रबंध, काव्यों, गीतों, दोहों, सौरंडों, कुंडलियों, छप्पियों, सवेयों आदि छंदों में उपलब्ध है। चारण साहित्य में अचलदास खिचड़ी बंडरिका बचनिका, ये अचलदास खिचड़ी बचनिका है। पृथ्वीराज रासो, सूरज प्रकाश और वंश भास्कर, बाकीदास ग्रंथावली आदि प्रमुख हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत वह साहित्य आता है जो जैन मुनियों के द्वारा लिखित है। वज्रसेन सरीसृकृत, भरतेश्वर महा, बाहुबली घोर, शालीचंद्र, सूतिकृत, भरतेश्वर, महाबलो ब्राह्म प्राचीन राजस्थानी ग्रंथ हैं। कालांतर में बुद्धिरास, जम्बू स्वामी चरित्र, आबरास, स्थूली स्थूली भद्रास और रेवंत गिरीराज रेवंत गिरिराज, जीव दयालु राम और जीव दयालु सु, चंदवाला रास आदि ग्रंथों की रचनाएं हैं। राजस्थान के साहित्यिक विरासत में संत साहित्य का उल्लेख स्थान है। भारतीय और यहाँ पर भक्त आंदोलन के समय दादूबंदियों और रामस्नेही संतों से यहाँ पर साहित्य का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त मीराबाई के पद महाकवि ग्रंथ के 2 हैं और नागादास कृत वैष्णव भक्तों के चिरजीवन चरित्र, पृथ्वीराज राठौड़ यानी पीथल कृत वैली कृष्ण रुक्मणिरी, सुंदर कबरी के राम रहस्यपद, सुंदरदास और जम्बो जी की रचनाएं आदि प्रमुख हैं। राजस्थान का लोक साहित्य भी समृद्ध है। इसके अंतर्गत लोकगीत, लोक कथाएं, लोक नाटक, पहेलियां, प्रेम कथाएं, फंडे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर फंडे नहीं है, फड़े यहाँ पर आते हैं। तीज, त्योहार, विवाह, जन्म, देव पूजन और मेले अधिकतर लोकगीत साहित्य का भाग है। राजस्थान में फड़ का प्रचलन भी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे किसी कपड़े पर लोक देवता का चित्रण किया जाकर उसके माध्यम से ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाना फड़ कहलाता है। जैसे देवनारायण महाराज की फड़, बापूजी फड़ आदि। विद्या की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य की बात करें हम, पद्य साहित्य में दोहा, सोरठ, गीत, कुंडलियां, छंद और छप्पे आदि आते हैं। गद्य साहित्य में हम बात करें, गद्य साहित्य के अंतर्गत वाद,
वचनिका, ख्यात, दवावेद, वंशावली, पट्टावली, पीडियावली, दफ्तर, विगत और हकीकत आते हैं। इसके अतिरिक्त हरिदास भार कृत अजीत सिंह चरित्र, उदयराम बारड कृत अवधान, पद्मान कृत कानड़देव, प्रबंध दुर्सा आड़ा कृत कीर्तार वामनी दलपति है। विजय या दौलत, विजय कृत कुमार रासो, शिवदास कृत गजगुरु रूपक, अमरनाथ जोशी द्वारा राला लेख और कवि धर्म कृत जम्बू स्वामीराज कविराज, और मुरारीदास कृत डिंगल कोश, और हरराज कृत ढोल मालवाड़ी चंद दादी कृत ढोला मारो यानी मालरू दोहा, वाकीदास कृत वाकीदास विख्यात, नरपति नल्ला कृत विशलदेव रासो, विठल देश कृत रुक्मणी हरण, श्यामलदास कृत वीर विनोद, ईश्वरदास कृत ईश्वरदास कृत हाला झालारी कुंडली, और भांडण व्यास कृत हरियाणवी आदि राजस्थानी भाषा के प्रमुख ग्रंथ हैं। संपूर्ण राजस्थानी साहित्य हमारी समृद्ध धरोहर है। जैसे कि राजस्थान की स्थापित कला की बात करें, एक संस्कृत विरासत की बात करते हैं हम यहाँ पर। जैसे संस्कृति के आधार पर राष्ट्र की उपलब्धि और उन्नति का आकलन होता है, और संस्कृति आंतरिक वस्तु और व्यापक है। कला संस्कृति की गाड़ी देती है तथा कला संस्कृति का भी अंग है। कला संस्कृति ही की परिभाषा है और कला ही संस्कृति के मूल रूप प्रदान यहाँ पर करती है। कला की सामग्री से जीवन व रहन सहन के विभिन्न बौद्धिक पहलुओं का इतिहास लिखा जा सकता है। राजस्थान में स्थापित कला का विकास गुप्तों के समय अपने उत्कर्ष पर था। होड़ों के आक्रमण राजस्थान के स्थापत्य को नुकसान हुआ है। पूर्व मध्य काल में जब गुर्जर प्रतिहार शासकों ने राजस्थान क्षेत्र पर अपना शासन जमाया, तो भी स्थापत्य के जीवन मामलों में गुप्तों के उत्तराधिकारी शामिल हुए हैं, और इस काल में बड़ी संख्या में मंदिर बने हैं जो गुर्जर प्रतिहार शैली, महामारूढ़ शैली के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि राजस्थान ज्ञान कौशल मोहनलाल गुप्ता, जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने इन मंदिरों के लिए आर्यभट्ट शैली और इंडो आर्यन शैली का प्रयोग किया, और कला शिल्प भाव और प्रधानता और अंग और सौष्ठक और प्रतीकात्मक एवं धर्म प्रधानता इन शैलियों की विशेषता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे दुर्गों की बात करें। राजस्थान के राजा महाराजा सामंत और ठिकानेदारों ने राज्य की एवं स्वयं की रक्षा हेतु बड़े दुर्गों का निर्माण किया। कुछ दुर्ग सार्वजनिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आज हमारे प्रदेश की भी धरोहर है। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का अवशेष हुआ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं। पहली है औद्रिक, दूसरी है पार्वत, तीसरी है धानवन और चौथी है वन दुर्ग। कुछ विद्वान स्थलों पर बने दुर्गों को एक पृथक श्रेणी स्थूल दुर्ग के मानते हैं। राजस्थान में भी सभी प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। दुर्ग की बात करें, यह जल दुर्ग है और गगराउंड दुर्ग इसी प्रकार से के हैं। औद्योगिक दुर्ग में पार्वत दुर्ग यह उच्च पहाड़ पर स्थित होता है, और जालोर, सिवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ आदि दुर्ग इसी श्रेणी के दुर्ग हैं। जैसे कि पार्वत दुर्ग। धानवन दुर्ग की बात करें, धानवन दुर्ग मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, और जैसलमेर का दुर्ग भी इसी श्रेणी में आता है। वन दुर्ग की बात करें, जंगल में बना हुआ वन दुर्ग होता है, और सिवाना का दुर्ग इसी कोटि का है। स्थल दुर्ग की बात करें, बीकानेर, नागौर, चामू, सवाई माधोपुर का दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला धनवी दुर्ग श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की विशेषता रखता है। इसी कारण राजस्थान में एक कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मिट्टी के लिए किले हनुमानगढ़ का भटनेर और भरतपुर का लोहागढ़ यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करें, अचलगढ़ की बात करें, 900 ईसा पूर्व में इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग का अलवर दुर्ग की बात करें, इसे बाला किले के नाम से भी जाना जाता है, और 300 मीटर ऊंचा 5 किलोमीटर के आकार के घिरा हुआ यह दुर्ग निकुंभ क्षत्रिया द्वारा निर्मित है। हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाई, और 1775 में कछवा राजा प्रताप सिंह ने इस
पर अधिकार कर लिया और इसमें जल महल और निकुंभ महल सुंदर हैं। इस दुर्ग में जहांगीर 3 साल तक रहा, इसलिए उसे सलीम जय महल भी कहा जाता है। आमेर का किला की बात करें, आमेर का किला क्या होता है, इसे पार्वत्य दुर्ग भी कहते हैं। यह पार्वत्य दुर्ग है आमेर का किला। जयपुर नगर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है आमेर का किला और दुर्ग के दो तरफ पहाड़ियां और एक तरफ जलाशय है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। दुर्ग में स्थित रंग महल, दिलकुश महल और शीश महल दर्शनीय है। कुंभलगढ़ की बात करें, 1458 में निर्मित यह दुर्ग शिल्पी मंडन के निर्देशन से हुआ था और इस कुंभाल मेरू भी इसको कहते हैं। यह राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित किलों में से एक है। गागरोन के किले की बात करें, गागरोन का किला काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह किला जलगुप्त दुर्ग श्रेणी का किला होता है। गागरोन का किला, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमारों के द्वारा करवाया गया था। अब यह झालावाड़ जिले में स्थित है। इसमें सिक्के डालने की तक्षशिला भी यहाँ पर स्थापित की गई थी। चित्तौड़गढ़ की बात करें, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ इसका वास्तविक नाम चित्रकूट है। 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य ने यहाँ पर बनवाया था। चित्रांगन मौर्य ने इसको बनवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। कालांतर में इसका निर्माण होते रहे और 1302 में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को मार करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यह दुर्ग 616 फीट ऊंचे एक पठार पर स्थित है। इसके 7 दरवाजे हैं और इसमें पद्मनी महल, गोरा एवं बादल महल, फत्ता की हवेलियाँ, जैसलमेर यानी कि जयमल जी तालाब, मीराबाई का मंदिर और जैन मंदिर आदि स्थित हैं। नौखंडा विजय स्तंभ इस दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है जो नौखंड में बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखें चूरू का दुर्ग। यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी पहचान राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हुई। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में जब तो गोले समाप्त हो गए तो लोहारों ने लोहे के गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। ऐसी कहावत है कि साहूकारों ने जन सामान्य से ठाकुरों को घरों से चांदी ला करके समर्पित कर दी और जब अंग्रेज शत्रु पर चांदी के गोले जाकर गिरे तो शत्रु हैरान रह गया। इससे बड़ा राष्ट्रीयता का उदाहरण यहाँ पर नहीं हो सकता है, जो कि चोरी के दुर्ग में होता है और ये किसने चलाए थे, ठाकुर शिव सिंह के समय चलाए गए थे। चांदी के गोले यहाँ पर चलाए गए थे। जयगढ़ की बात करें, जयगढ़ यह दुर्ग गढ़ है। जयगढ़ है जयपुर का दुर्गगढ़ है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। यह 500 फीट ऊंचे पर्वतीय शिखर पर स्थित है। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत 4 दीवारी बनाई गई है। इसमें शास्त्रागार भी है। यहीं पर जयबाण नामक तोप स्थित है जिसका निर्माण इसी शास्त्रागार में हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जालौर दुर्ग की बात करें, यह दुर्ग दिल्ली गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। युद्ध की दृष्टि से यह किला सबसे सुदृढ़ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कई वर्षों तक इसकी घेराबंदी की है लेकिन इसमें प्रवेश नहीं कर सका है। बाद में 1314 में कानड़ के आदमियों की गद्दारी से किले का पतन हुआ है। इसका निर्माण कार्य गुर्जर प्रतिहार राजा नागवट प्रथम ने प्रारंभ किया है। बाद में परवारों ने इसे पूरा करवाया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरादास माथुर और फतेहबाद जोशी, गणेशलाल व्यास और तुलसीदास राठी आदि नेताओं ने इस दुर्ग में यहाँ पर नजरबंद किया गया। जैसलमेर दुर्ग की बात करें, जैसलमेर दुर्ग इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण रावल जैसल बाटी ने यहाँ पर 1155 में करवाया था। इसके चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है, अतः यह दानव श्रेणी के दुर्ग में आता है। दुर्ग में स्थित रंगमहल, राजमहल, मोती महल और दुर्ग संग्रहालय दर्शनीय है। इसमें कई महल, मंदिर, आवासीय भवन बने हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 2 ही दुर्ग ऐसे हैं जिनमें लोग निवास करते हैं। उनमें से एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, दूसरा जैसलमेर का दुर्ग है। तारागढ़ की हम बात करते हैं। इसे गठ बिडली भी कहते हैं तारागढ़ को। अरावली की पहाड़ियों पर निर्मित तारागढ़ दुर्ग समुद्र तल से 870 मीटर और धरातल से 265 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चौहान वंशीय अजयराज ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और मेवाड़ महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महल आदि बनवाए थे, जिनके कारण इनका नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ यहाँ पर रख दिया गया। राजस्थान में तारागढ़ के नाम पर 2 दुर्ग हैं, पहला अजमेर में है, दूसरा बूंदी में है। फिर बीकानेर दुर्ग की बात करें, इसको जूनागढ़ भी कहते हैं। यह मरु दुर्ग की श्रेणी में आता है और इस दुर्ग की नींव महाराजा रायसिंह ने 17 फरवरी 1589 में रखी थी। इसको बनाने में लगभग 5 वर्ष लगे थे। इसकी दीवारें 40 फीट ऊंची हैं और 15 फीट चौड़ी हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हैं। दुर्ग की प्राचीरें अधिकांशतः लाल पत्थर से निर्मित हैं और दुर्ग परिसर में फूल महल शीशे का बना हुआ है, जो बेजोड़
वह अद्भुत है। इसमें सोने की नक्काशी और चित्रकला का काम अनूठा है। इसमें महाराजा गंगा सिंह का कार्यालय भी यहाँ पर उत्कृष्ट है। वटनेर के किले की बात करें, वटनेर का किला हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित यह किला लगभग 50 बीघा भूमि से विस्तृत है। यह दुर्ग प्राचीन है। मूल दुर्ग की बात करें, मूल दुर्ग ये मिट्टी का है, जैसे वटनेर का किला है मूल दुर्ग मिट्टी का है। बाद में समय समय पर इसका पक्की ईंटों से निर्माण होता है। इसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है वटनेर का किले को। फिर मांडलगढ़ दुर्ग की बात करें, भीलवाड़ा जिले में स्थित यह दुर्ग गोलाई में बना हुआ है। मांडलगढ़ दुर्ग लोक कहावतों के अनुसार मांडिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ पड़ा है और इसका निर्माण शाकंभरी के चौहानों ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इसमें निर्मित जैन मंदिर है यहाँ पर मांडलगढ़ में, ये दर्शनीय है। नेक्स्ट हम देखें मेहरानगढ़ की पार्वत्य दुर्ग की श्रेणी का यह दुर्ग जोधपुर के उत्तर में मेहरान पहाड़ी पर स्थित है। वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ कृति है। यहाँ मयूराकृति में है, इसलिए यह मयूरानगढ़ कहलाता है और इसकी स्थापना नीव राव जोधा ने रखी थी। और यह तांत्रिक अनुष्ठान के समय या तांत्रिक अनुष्ठान के तहत दुर्ग की नींव में रजिया नामक व्यक्ति यहाँ पर जिंदा चुन दिया गया था। इसके ऊपर खजाने की इमारतें बनाई गई और दुर्ग के चारों ओर यहाँ पर सुदृढ़ 20 से 120 फुट ऊंची दीवारें बनाई गई हैं जो 12 से 20 फुट चौड़ी हैं और इनमें अंदर एक विशाल पुस्तकालय भी है। दुर्ग के अंदर मोती महल, फतेह महल, फूला महल और सिंगार महल दर्शनीय हैं। किले में अनेक प्राचीन तोपें हैं। रणथंभौर की बात करें, सवाई माधोपुर में स्थित यह दुर्ग पार्वत्य दुर्ग है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा हुआ था। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह दुर्ग रवाइयों और नालों से आवृत है। ये नाले चंबल और बनास में जाकर गिरते हैं। यह गिरी शिखर पर निर्मित है और इस तक पहुंचने के लिए सकरी घुमावदार घाटियों से होकर जाने वाले मार्ग से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, जैन मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित है। फिर शिवाना दुर्ग की बात करें, बाड़मेर जिले में स्थित यह दुर्ग परमार शासकों के द्वारा 954 ईस्वी में बनाया था और यह ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। शिवाना का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के समय यह दुर्ग कानड़ देव के भतीजे चांतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन ने जालौर आक्रमण के दौरान इस दुर्ग पर कड़ी मेहनत के बाद अधिकार कर लिया और जोधपुर के राठौड़ नरेशों के लिए यह दुर्ग संकट काल में शरण स्थली रहा है। वर्तमान में राजस्थान के दुर्गों में सबसे पुराना दुर्ग है शिवाना दुर्ग और इस पर कूमट नामक झाड़ी बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे इसे कूमट दुर्ग भी यहाँ पर कहते हैं। लोहागढ़ की बात करें, इस दुर्ग को 1733 में जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था। दुर्ग पत्थर की पक्की दीवार से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर 100 फीट चौड़ी खाई है। खाई के बाहर मिट्टी को एक ऊंची प्राचीर है और इस तरह यह दुर्ग दोहरी दीवार से घिरा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली और जनरल लेक जैसे आक्रमणकारी भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। दुर्ग में प्रवेश के लिए केवल 2 पुल बनाए गए हैं। इनमें एक पुल पर बना हुआ दरवाजा अष्ट धातुओं का है और यह दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह 1765 में मुगलों को परास्त कर लाल किले से उतार कर लाया था और इस दुर्ग के निर्माण में 8 वर्ष लगे हैं। यद्यपि राजा जसवंत सिंह के काल तक इनका यहाँ पर निर्माण कार्य चलता रहा है। इसमें 8 विशाल पुर्जे हैं। इनमें सबसे प्रमुख जवाहर पुर्जे हैं जो महाराजा जवाहर सिंह को दिल्ली फतेह के स्मारक के रूप में बनाई गई थी और फतेह बुर्ज है अंग्रेजों पर फतेह के स्मारक के रूप में 1806 ईस्वी में बनाई गई थी। और यह दुर्ग स्थल दुर्गों की श्रेणी में विश्व का प्रथम दुर्ग है और दुर्ग में कई महल यहाँ पर दर्शनीय हैं। 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह इस दुर्ग में हुआ था। राजप्रसाद की हम बात करें, राजप्रसाद के बारे में हम देखें, राजप्रसाद राजस्थान में राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, ठिकानेदार आदि ने अपने निवास के लिए महलों का यहाँ पर निर्माण करवाया है। इसमें कुछ नष्ट हो गए और कुछ स्थानों के महल सुरक्षित हैं। बैराठ, नागदा, राजौरगढ़, भीनमाल, जालौर आदि स्थानों के महल नष्ट हो गए। फिर भी जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, बूंदी, करौली और जयपुर के महल सुरक्षित हैं और उनमें उनके वंशज रहते हैं। मुगलों के संपर्क से पूर्व के राजमहल का सादगीपूर्ण एवं छोटे छोटे कमरे वाले होते थे। जब राजस्थान के राजाओं का संपर्क मुगलों से हुआ तब नई विद्या का प्रयोग प्रारंभ हुआ।
अब महलों में जलाशय, फव्वारे, उपवन, बाग बगीचे, तोपखाने, शास्त्रागार, गवाक्ष, झरोखे, रंगमहल आदि बनाए जाने लगे और इस समय के प्रासादों का स्थापत्य कला यहाँ पर उत्कृष्ट है। उदयपुर के महल की बात करें हम, उदयपुर का महल, उदयपुर के राजमहल के बारे में फर्ग्यूसन लिखता है कि राजपूताना का यह सबसे बड़ा महल है और लंदन के यहाँ पर विंडसर महल की तरह ये विशाल है। करौली राजमहल की बात करें, यह महल एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ है। इसमें भित्ति चित्रों का अच्छा अंकन है। इसमें सफ़ेद चंदन से महकने वाले उद्यान में 50 चंदन के वृक्ष हैं। कोटा का हवा महल की बात करें, यह कोटा के गढ़ के पास निर्मित है। हवा महल हिंदू स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। जयनिवास महल की बात करें, महाराजा जयसिंह के द्वारा निर्मित राजप्रासाद जयनिवास कहलाता है और यह जयपुर में स्थित है। इसे अब सिटी पैलेस भी कहते हैं। इसका मुख्य द्वार त्रिपोलिया कहलाता है और यह दरवाज़ा केवल पूर्व महाराजा के लिए या गणगौर की सवारी के लिए खोला जाता है। इसमें यूरोपीय एवं भारतीय भवन निर्माण पद्धति का मिश्रण है। इसी परिवार में सवाई माधो सिंह के द्वारा निर्मित मुबारक महल भी है। हवा महल की यहाँ पर बात करें, जैसे कि जयपुर में हवा महल 1799 ईस्वी में निर्मित हवा महल पिरामिड की आकृति में है और इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। तलहटी महल की बात करें, मेहरानगढ़ की तलहटी में एक विशाल चट्टान पर राजा सूर सिंह ने रानी सौभाग्य देवी के लिए महलों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। उम्मेद महल की बात करें, इसे चीतर महल भी कहते हैं और यह आधुनिक महल है। 1929 में राजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। इसमें 5 सितारा होटल भी चलता है। हेरिटेज होटल के रूप में विकसित है और यह जोधपुर में स्थित है। राई का बाग पैलेस की बात करें, राई का बाग पैलेस की बात करें, राई का बाग पैलेस क्या है? जोधपुर में स्थित इस महल को राजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ी जी ने 1663 ईस्वी में बनवाया था और 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने इसी महल में बैठकर राजा को यहाँ पर उपदेश दिया था। काष्ठ प्रसाद की बात करें, यहाँ पर काष्ठ प्रसाद यह झालावाड़ में स्थित है और लकड़ी से निर्मित यह महल राजा राजेंद्र सिंह ने 1936 ईस्वी में बनवाया था और यह महल 3500 वर्ग फीट फैला हुआ है। बूंदी के राजमहल की बात करें, यहाँ राजा महल राजस्थान के महलों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और जिस राजा ने जिस महल का निर्माण करवाया उनके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्राचीन समय की पानी घड़ी लगी हुई है। यहाँ पर मंदिर शिल्प की बात करें, यहाँ पर राजस्थान में मंदिर निर्माण के प्रांगण में 7वीं शताब्दी से पूर्व मिलते हैं। मंदिर शिल्प का चरमोत्कर्ष राजस्थान में 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य देखा जा सकता है। राजस्थान में झालरापाटन का शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है जिसके पास निर्माण तिथि है 8वीं से 12वीं सदी तक का काल गुर्जर प्रतिहारों का समय था। मंदिर शिल्प निर्माण की दृष्टि से यह काल राजस्थान का स्वर्णिक है और मंडोर, मेड़ता, जालौर के गुर्जर प्रतिहारों के नेतृत्व में जो कला आंदोलन विकसित हुआ है वह महामारू शैली कहलाता है और इस शैली का विस्तार मरू प्रदेश से निकल करके आवानेरी यानी बांदीकुई, चित्तौड़ और वाडोली तक हुआ है और इस वंश के शासक धार्मिक सहिष्णु और कलानुरागी थे, इसलिए इस काल में शैव, वैष्णव, शांत और यहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण बहुतायत में हुआ है और इस शैली के प्रमुख केंद्र चित्तौड़, ओसिया, आवानेरी हैं और ओसिया में बौद्ध कला, जैन कला एवं गुप्त काल का गुर्जर प्रतिहार काल में समन्वय देखने को मिलता है। खजुराहो में मंदिर कला का जो उत्कर्ष मिलता है उसका आधार प्रतिहार कालीन गुर्जर मारू और महामारू शैली से ही तैयार हुआ है। अजमेर जिले के मंदिरा की श्रृंखला 10वीं शताब्दी की है और हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों का भी यहाँ पर निर्माण करवाया जाता है। ओसिया में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने 8वीं शताब्दी में महावीर जी का जैन मंदिर बनवाया है और वह अब तक का प्राचीनतम जैन मंदिर है। यहाँ पर माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य निर्मित मंदिर सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों में ही बनते रहे हैं ताकि शत्रु से सुरक्षित रह जा सके और 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल शासकों के डर से उत्तरी भारत के मठों और मंदिरों के आचार्य और पुजारी देव मूर्तियां लेकर राजाओं से आश्रय पाने के अभिप्राय से राजस्थान में आ गए। इसमें
राधा वल्लभ निम्बार्क और पृष्ठ मार्ग के आचार्य विशेष उल्लेखनीय हैं और इस क्रम में इन विचारधाराओं के मंदिर सिहान, नाथद्वार, कांकरौली, चारभुजा, कोटा, डूंगरपुर और जयपुर आदि स्थानों पर बनाए गए हैं। यहाँ पर हम बात करें, इस प्रकार मंदिर स्थापत्य कला राजस्थान की अद्भुत विरासत है, जिन्हें देखने और अध्ययन करने विदेशों से कला मर्मज्ञ विद्वान जनसाधारण आते रहते हैं। मूर्ति कला में आवानेरी, अटरू, आबू, नगदा, चित्तौड़, किराड़ू, असिया, सीकर आदि स्थानों पर अर्धनारीश्वर व नृत्य मातृकाएं मूर्तियां यहाँ पर दर्शनीय हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में राजस्थान की मूर्ति शिल्प में नवीन, भरतपुर और बैराठ, डूंगरपुर आदि स्थानों से शिव, विष्णु और यक्ष आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और भरतपुर की यहाँ पर बदल देव की 27 फुट ऊंची मूर्ति इस कला का अद्भुत उदाहरण है। गुर्जर प्रतिहारों का काल देवी देवताओं की मूर्तियों में मार्दुयु और कोमलता के साथ साथ शक्ति व शौर्य का मिश्रण मिलता है। उदयपुर में नागदा का सासो मंदिर की लक्षण कला अति उत्तम है। आसिया के मंदिर में एक अभीर कन्या का यहाँ पर अंकन दर्शनीय है। अर्थुना बांसवाड़ा गांव में शिल्प एवं स्थापत्य का प्राचीन खजाना खेतों में बिखरा पड़ा है और यह पुरातात्विक और धरोहर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिव मंदिर है। ऐसे में आवानेरी बांदीकुई का स्थापत्य अवशेष मूर्तियां चारों ओर बिखरा पड़ा है और यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर है। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें यहाँ पर, जैसे कि अजमेर जिले में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर है, सावित्री मंदिर है, बराय मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है और बराय मंदिर है। अलवर में यहाँ पर नीलकंठ मंदिर है। उदयपुर में आबूनाथ मंदिर नागदा में है। करौली में कैलामैया मंदिर है। टोंक जिले में कल्याण का मंदिर डिग्गी में है। डूंगरपुर जिले में देव सोमनाथ मंदिर है और गबरीबाई का मंदिर है और श्रीनाथ मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में बात करें, मीराबाई मंदिर है, कालिका माता मंदिर है और सांवलिया सेठ मंदिर है जो मंडाकिया में है। चूरू की बात करें, सालासर बालाजी, सालासर गोगा जी की जन्मस्थली गोगामेडी में है। जयपुर की बात करें तो गढ़ गणेश मंदिर है, मोती डूंगरी गोविंद देव जी मंदिर है और ताड़केश्वर मंदिर है। तीर्थराज गलता जी जयपुर में है। आमेर में सूर्य मंदिर, जगत श्रोमणी मंदिर और नरसिंह मंदिर और शीला देवी मंदिर है। कल्याण जी मंदिर यहाँ पर डिग्गी में है। जालौर की बात करें, चामुंडा मंदिर है आहोर, पातालेश्वर मंदिर है सेवाड़ में, बराय श्याम मंदिर है यहाँ पर भीनमाल में। जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर हिंगलाज देवी मंदिर है। जैसलमेर में नीलकंठ महादेव, रामदेवरा मंदिर है। रामदेवरा तन्नौर देवी माता तन्नौर का मंदिर भी यहाँ पर जैसलमेर में है। झालावाड़ा में सूर्य मंदिर है, कालिका मंदिर है, कराय मंदिर है, सात सहेली मंदिर है झालरापाटन में। झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू द्वारकाधीश मंदिर है नवलगढ़ में। झुंझुनू द्वारकाधीश मंदिर नवलगढ़। जगदीश मंदिर चिड़ावा। रानी सती मंदिर झुंझुनू। शारदा देवी मंदिर पिलानी लानी में है। फिर दौसा की बात करें, बैजनाथ मंदिर है दौसा में, सोमनाथ मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है दौसा में, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है मेहंदीपुर में। नागौर की बात करें, बंसी वाले का मंदिर है, ब्राह्मणी माता मंदिर है, तेजाजी मंदिर है खरनाल में, मीराबाई मंदिर है मेड़ता सिटी, पाड़ा माता मंदिर है डीडवाना में। बांसवाड़ा की बात करें, यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है तलवाड़ा में, नंदिनी माता तीर्थ बाड़ोदिया और डोनी के यहाँ पर रणछोड़ रणछोड़ जी बांसवाड़ा में है। बाड़मेर की बात करें, सोमेश्वर मंदिर कीसड़ू, ब्रह्मा जी का मंदिर है आसोतरा बाड़मेर के अंदर, रणछोड़ राय। फिर मंदिर खेड़ अलदेश्वर मंदिर है पीपलूद में। बीकानेर की बात करें, कपिल मुनि मंदिर कोलायत में, करणी माता मंदिर देशनौक में और बैग मंदिर कोमडेश्वर यानी कोमड़देश्वर में है। भीलवाड़ा की बात करें, रामद्वारा शाहपुरा में, बाण माता शक्तिपीठ मंदिर है मंडलगढ़ में। राजसमंद की बात करें, यहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर है नाथद्वारा में और द्वारकाधीश मंदिर है कांकरौली में। सवाई माधोपुर मेहंदीपुर बालाजी है, काला गोरा भैरव मंदिर है और रणत भंवर गजानन मंदिर रणथंभौर में है। नेक्स्ट हम देखें, सीकर की बात करें, यहाँ पर सीकर में जैसे कि
शाकंभरी देवी मंदिर शाकंभरी मंदिर है। हर्षनाथ मंदिर है सीकर में। जीण माता मंदिर है गोरिया सीकर में। खाटू श्याम जी मंदिर खाटू श्याम का सीकर में मंदिर है। हनुमानगढ़ की बात करें भद्रकाली मंदिर है। गोगा जी समाधि स्थल है गोगामेडी नौहर में। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिरों की बात करें सोना जी की मलसिया अजमेर में है। केसरियानाथ मंदिर ऋषभदेव। दिलवाड़ा की जैन मंदिर माउंट आबू में। और भीमा साई मंदिर माउंट आबू में। बासवनाथ जैन मंदिर है मेड़ता रोड है। और श्री महावीर जी में है। रणकपुर जैन मंदिर है पाली में। राजस्थान के प्रसिद्ध गुरुद्वारा की बात करें साहबा का गुरुद्वारा चूरू में। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा राय सिंह नगर में गंगानगर में है। और गुरुद्वारा यहाँ पर नरेना जयपुर में भी है। राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाहें यहाँ पर मकबरों की बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर। बड़े पीर दरगाह है नागौर। और नरहड़ शरीफ की दरगाह चिड़ावा। झुंझुनू और मीठे शाह की दरगाह है गागरोन झालावाड़ा में। और पीर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह है फतेहपुर सीकर। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में। और शक्कर बाबा शाह की दरगाह है यहाँ पर नरहड़ झुंझुनू में है। और कबीर शाह की दरगाह है करौली में। हवेलियों की बात करें राजस्थान में सेठ साहूकारों और धन्ना सेठों ने अपने निवास के लिए भव्य एवं विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया है। इनके द्वारों पर कलात्मक गवाक्ष बड़ा चौक लंबी पोल चौबारे एवं बगल में कमरे हैं। ये हवेलियां कई मंजिलें और दो दो चौक वाली होती हैं। शेखावटी डोडाण मारवाड़ और मेवाड़ राज्यों की हवेलियां स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। और ये राजस्थान में विरासत में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनकी स्थापत्य कला प्रदेश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर इनकी स्थापत्य कला प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजस्थान सरकार ने 1991 में भारत सरकार की हवेली होटल हेरिटेज की तर्ज पर प्राचीन हवेलियों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे दिया। इससे राजस्थान की धरोहर के रूप में हवेलियों की यहाँ पर पहचान बन जाएगी। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्य एवं कलात्मक हैं। जयपुर रामगढ़ डबलगढ़ फतेहपुर मुकुंदगढ़ मंडावा पिलानी और सरदार शहर रतनगढ़ इत्यादि शहरों और कस्बों में बड़ी विशाल हवेलियां स्थापत्य शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली पटवों की हवेली पत्थरों की जालीदार कटाई के कारण विश्व प्रसिद्ध है। करौली भरतपुर कोटा में स्थित हवेलियों का कला पक्ष देखते ही बनता है। जोधपुर में हवेलियां अधिकांशतः सुनी पड़ी हैं। इसी तरह लक्ष्मणगढ़ शेखावटी सीकर में भी अधिकांश हवेलियों के ताले लगे हैं जो अरसे से बंद पड़ी हैं। राजस्थान सरकार की प्रेरणा से अब इन मध्यकालीन राजस्थानी हवेलियों का जीर्णोद्धार एवं भवन हिस्सों की मरम्मत की जा रही है। इससे राजस्थान की समृद्ध विरासत को बचाया जा सकता है। जयपुर शहर हल्दियों का रास्ता है और 1775 में बनी हवेली सलीम मंजिल इस प्रकार हेरिटेज हवेली का रूप यहाँ पर प्राप्त कर चुकी है। जर्मन पत्रकारों ने 30 नवंबर 2010 को जयपुर दरबार के शाही हकीम मोहम्मद सलीम खां के वंशज नसीमुद्दीन खां प्यारे मियां को यहाँ पर हवेली की सार संभाल अच्छे ढंग से करने पर बधाई दी है। क्षत्रियों की बात करें यहाँ पर राजस्थान में राजाओं श्रेष्ठियों संतों और वीर पुरुषों के मरणोपरांत बने स्मृति स्थल न केवल स्थापत्य और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रदेश की समृद्ध विरासत में शामिल हैं। और जयपुर का गेटौर जोधपुर का जसवंत थड़ा कोटा का छत्रविलास बाग जैसलमेर का बड़ा बाग और अलवर में मूसी रानी की छतरी बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी करौली में गोपाल सिंह की छतरी बूंदी में 84 खंभों की छतरी और रामगढ़ में सेठों की छतरी और जैसलमेर में यहाँ पर पाली वालों और राजाओं की छतरियां तत्कालीन इतिहास राजा कला और साहित्य यानी पुरातात्विक महत्व के विपक्ष पक्षों को चिन्हित करते हैं। यहाँ एक और राजाओं श्रेष्ठों और पुरुषों की छतरियों में सामान्यतः पद चिन्ह बने हुए हैं। वहीं शैवों नाथों की छतरियों में धार्मिक चिन्ह शिवलिंग और खड़ाऊ बने हुए हैं। जालौर में नाथों की समाधियों की छतरी पर तोता बना हुआ है। बावड़ियों की बात करें हम जैसे कि राजस्थान में बावड़ियां भी अपने स्थापत्य शिल्प के लिए मानी जाती हैं। बावड़ियां गहरी चौकोर और कई मंजिला होती हैं। ये सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सवों पर स्नान के लिए प्रयोग लाई जाती हैं। जैसे कि नीम रावणा में बावड़ी अलवर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया था और यह 9 मंजिला इसकी लंबाई 250 फीट और 80 फीट चौड़ाई है। इसमें समय समय पर छोटी सैनिक टुकड़ियों को छुपाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर गंगसर चित्तौड़ में 600 वर्ष पुरानी 2 बावड़ी 12 में कोतवाल परिसर में 1 बावड़ी बूंदी में रानी जी की बावड़ी गुल्ला जी की बावड़ी श्याम बावड़ी व्यास जी की बावड़ी मूर्ति शिल्प कला की दृष्टि से अनुपम है।
रंगमहल किसी भी समय यौधेय गणराज्य की राजधानी था। किसी समय यहाँ पर यौधेय गणराज्य की यहाँ पर राजधानी था। पहले सिकंदर के आक्रमण में हानि उठानी पड़ी, उसके बाद हुणों के आक्रमण से रंगमहल पूरी तरह नष्ट हो गया और उत्खनन में यहाँ से एक प्राचीन बावड़ी यहाँ पर प्राप्त हुई, जिसमें 2 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी ईंटें मिली हैं। बावड़ी इन बात का प्रतीक है कि शकों के भारत आगमन के समय भी रंगमहल सुरक्षित था, क्योंकि बावड़ी बनाने की कला शक अपने साथ भारत लाए थे। रेवासा में भी 2 बावड़ी दर्शनीय हैं। इनके परंपरागत जल संरक्षण के रूप में काम में लिया जा सकता है। राजस्थान की प्रमुख झीलों की बात करें। राजस्थान की अनेक झीलों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। झीलों के निर्माण में राजा महाराजाओं ने बहुत रुचि दिखाई है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने कृषि की सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और झीलों में प्रत्येक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 1152 से 1163 के बीच अजमेर के पास विसलसर नामक कृत्रिम झील निर्मित करने का उद्देश्य मिलता है। और पुष्कर में मीठे पानी की झील अत्यंत प्राचीन है। इसके तट पर ब्रह्मा जी का विख्यात प्राचीन मंदिर है। अलवर में तीन और पहाड़ियों से घिरी सिलीसेट झील, नीली झील दर्शनीय है। उदयपुर की झीलों को नगरी कहते हैं। उदयपुर में इतनी झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर पिछोला झील ऐतिहासिक है। इसमें कई टापू हैं। इनमें एक टापू पर जगनिवास नामक महल बना हुआ है। पिछोला झील के उत्तर में फतेह सागर झील का निर्माण किया गया है और इस झील में आहड़ नदी से 6 किलोमीटर दूर लंबी सड़क नहर यानी कि लंबी नहर द्वारा जल लाया जाता है। इस झील के बीच में टापू आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर स्थित जयसमुद्र झील, इसका निर्माण यहाँ पर 1687-1691 में महाराजा जयसिंह ने करवाया था और इस विश्व की दूसरे नंबर और एशिया की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी लंबाई 14,400 मीटर तथा चौड़ाई 9,600 मीटर है और इसमें 9 घाटियों का पानी आता है। कोटा में नगर के मध्य छत्र विलास नामक यहाँ पर झील स्थित है और इस झील में जगमंदिर नामक महल है। इसका निर्माण महाराज दुर्जनशाला ने करवाया था और आबू पर्वत पर फिर यहाँ पर स्थित नक्की झील के बारे में कहा जाता है। तो इसे देवताओं ने अपने नाखूनों के खोद कर बनाया था और सर्दियों में इस झील का पानी जम जाता है और इस झील के चारों ओर सड़क है। एक किनारे यहाँ पर मेंढकागार चट्टान है, जिसे रॉट यहाँ पर टॉक रॉक भी कहते हैं। कुछ ऐतिहासिक विरासतों की बात करें। ईसर लाट की हम बात करते हैं। ईसर लाट कहाँ पर है? जयपुर के 30 आहत में खड़ी ईसर लाट का निर्माण राजा जयसिंह के दूसरे पुत्र ईश्वरी सिंह ने 1749 में करवाया था। मराठों की सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ के रूप में इस भव्य इमारत का निर्माण कराया गया। इसे यहाँ पर सरंगा मल्लूली भी कहते हैं। जंतर मंतर वेधशाला की बात करें। जयपुर के जंतर मंतर महल यानी जयपुर महल के पूर्व में जंतर मंतर वेधशाला है और यहाँ पर इसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर के चंद्र महल के पूर्व में यहाँ पर बनाया है। जयसिंह ने करवाया था। जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का आविष्कार किया, जिनमें सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र नाम लिखे गए। इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा है और इस यंत्र शुद्धता समय मापने में सक्षम है। इसमें मौसम का अंदाजा भी लगाया जा सकता है तथा इस ऐतिहासिक राजस्थान की विरासत को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार राजस्थान का यह पहला और देश का 28वां स्मारक बना है। राजस्थान में कुल यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें जैसे कि राजस्थान का पहला देश का 28वां स्मारक बन गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा जाना देश के प्रदेश के लिए यहाँ पर बड़ी उपलब्धि बताया है। और जंतर मंतर के नाम के पीछे ही एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। जंतर का अर्थ होता है उपकरण और मंतर का अर्थ होता है गणना, यानी जंतर मंतर का अर्थ होता है उपकरण जिससे गणना की जाए। संरक्षण की आवश्यकता एवं संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों की बात करें। राजस्थान प्रदेश का गौरवशाली अतीत एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। किले, अतुलनीय मंदिर, स्थापत्य शिल्प, हमल एवं हवेलियों का चित्रांकन आदि इसका प्रमाण है। इन सबको यहाँ पर सुरक्षित रखने का हमारा परम दायित्व है। इससे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश को नई पीढ़ी का समृद्ध विरासत का उचित ज्ञानवर्धन होगा, विश्व पटल पर राजस्थान प्रदेश का नाम उभरेगा, राजस्थान की विशिष्टता बढ़ेगी और व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे देश की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी
यातायात और परिवहन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। अतः प्रदेश की विरासत की सुरक्षा एवं संरक्षण अति आवश्यक है और विगत वर्षों में प्रदेश की सरकार ने इन ओर ध्यान देते हुए प्रदेश की बहुल्यता यानी प्रदेश की बहुमूल्य विरासत के संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए हैं। स्मारकों को बचाए रखने के लिए वित्त पोषण संरक्षण योजना, व्यक्तियों और व्यवसायी घरानों के राज्य की तरफ सहायता करना और निजी स्मारकों को विकसित एवं सुरक्षित रखरखाव हेतु प्रोत्साहन करना आदि शामिल है। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण एवं विकास हेतु अनिवासी राजस्थानियों को यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा नाजिक स्मारकों के संरक्षण योजना में भागीदारी के लिए किसी स्मारक को गोद लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रस्तुत यह एक सराहनीय प्रयास है और आभा नारी एवं अर्थूणा जैसे अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्मारक स्थल हैं जिनकी स्थिति दयनीय है और जिनका शिल्प एवं स्थापत्य खजाना खेतों में बिखरा पड़ा है, जो कि किसी आक्रांता के द्वारा की गई कार्यवाही एवं करतूत की कहानी कह रहे हैं। उन्हें तुरंत संरक्षण की आवश्यकता है और यदि भी राजस्थान में पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग हैं जो यहाँ पर विरासत संरक्षण का काम करते हैं और फिर भी इस क्षेत्र में और अधिक सजगता की आवश्यकता है। पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षण के प्रयास की बात करें, 1956 में स्थापित राजस्थान पर्यटन विभाग विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के महत्वपूर्ण महल, किले और हवेलियों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर एक तरफ उनका संरक्षण कर रहा है और दूसरी तरफ राज्य के लिए राजस्व लुटा रहा है। आमेर महल राज्य का सर्वाधिक राजस्व लुटाने वाला पर्यटन स्थल है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग हवेली हेरिटेज होटलों का निर्माण करना और यहाँ पर मेगा डेजर्ट सर्किट बनाना, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील का प्रारंभ करना, पैकेज टूर और विरासत स्थलों पर मेलों का आयोजन करवाना है। निजी क्षेत्र में होटल निर्माण को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर राजस्थान विरासत के संरक्षण में इनकी अहम भूमिका निभा रहा है। विरासत संरक्षण में पुरातत्व विभाग का सहयोग और योगदान भी सराहनीय है। 1950 ईस्वी में स्थापित इस विभाग में 32 उच्च अधिकारी कार्यरत हैं और यह विभाग प्रदेश की पूरा संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर की खोज एवं सर्वेक्षण, प्रचार प्रसार उसके संरक्षण का कार्य करता है। और इस विभाग ने प्रदेश में 222 स्मारक पूरा स्तर घोषित किए गए। दुर्गों, स्मारकों, हवेलियों और महलों आदि का यह विभाग विकास एवं रासायनिक उपचार भी करता है और विभाग अपनी पत्रिका रिचर्स के नाम से प्रकाशित करता है। 1955 में स्थापित राज्य अभिलेखागार भी साहित्यिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में कार्य कर रहा था। इसका मुख्यालय बीकानेर में है। विरासत के महत्वपूर्ण लेख फरमान, निशान, मसून, परवान, रुक्का, भजिया, अर्जिया आदि के संरक्षण में लगा हुआ है। 1955 में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की सहायता जोधपुर में हुई थी और यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं पाली आदि भाषाओं में लिखे गए हैं। ये धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, ज्योतिषी, गणित, आयुर्वेदिक, व्याकरण, तंत्र मंत्र आदि पांडुलिपियों के लेखन एवं संरक्षण का कार्य करता है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक भी अरबी फारसी भाषा की दुर्लभ पुस्तकों का संरक्षण काम करता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, जयपुर का अकादमी जयपुर, लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू आदि संस्थाएं भी राजस्थान के साहित्यिक विरासत के संरक्षण का कार्य कर रही हैं। निजी विरासतों के संरक्षण के कार्य हेतु पूर्व राजा महाराजा फाउंडेशन समिति के माध्यम से योगदान देते हैं। तो भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है, जैसे कि मरु है राजस्थान की प्रमुख भाषा है। मरु भाषा को कहा जाता है मरुवाणी और मारवाड़ी इसको कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो संत साहित्य नहीं है, ना ही जैन साहित्य है, चारण साहित्य है। यहाँ पर उद्योतन सूर्य की कृति है। यहाँ पर कुबलय माला यहाँ पर उद्योतन सूर्य की कृति है। वंशवास्कर ये नहीं है और वृत्त कथा, मंजूरी और कथा सरित सागर ये भी नहीं है। शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 9 प्रकार के दुर्ग हैं। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्यात्मक एवं कलात्मक हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां हैं, भव्यात्मक एवं कलात्मक है। किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? उदयपुर को हम यहाँ पर झीलों की नगरी कहते हैं। किस झील को देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया था? तो ये आनंद सागर झील है, इसको देवताओं ने नाखून से खोदकर बनाया था। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन ये हम अपने हिसाब से देख लेंगे।